हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्पर में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम कंप्यूटर की क्लास 7 करने वाले हैं। जैसा कि आपको मालूम है, हमारी वोकल सीरीज के तहत टोटल 6 क्लास हो गई हैं आपकी एमआरएस एग्जाम के लिए। ठीक है। और डेली हम यहाँ पर वायरस और एंटीवायरस देख रहे थे। आज हमने चेंज करके डोमेन नेम और इनपुट आउटपुट डिवाइस नया टॉपिक यहाँ पर ऐड कर दिया है। ठीक है। जो दोनों टॉपिक आपको कराने वाला हूँ, इनसे एक एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली एग्जाम में देखने को मिलता है। और ये परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न आपको कराता हूँ मैं डेली। और इसकी पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है। ये वीडियो आप जो है हमारे चैनल द एग्जाम हिल पर जीके पर देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ सब्सक्राइब का बटन दबा लेना। ठीक है। बेल आइकन को ऑन कर लेना। यहाँ पर है, ये हमारे कंप्यूटर प्लेलिस्ट के नाम से, क्लासेस के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई, इसको जाके चेकआउट कर लेना। ये हमारा मेन चैनल है, यहाँ पर आपको अपडेट्स वगैरह दी जाती है, तो इसको भी सब्सक्राइब कर लेना। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। और हाँ दोस्तों, ये अभी भी आप अगर मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हैं ना, तो बहुत बड़ी गलती आप कर रहे हैं। तो जाइए अभी से मॉक टेस्ट लगाइए भाई। अब कितने, मात्र 10 दिन बचे हुए हैं। ठीक है। तो टेक्स्ट बुक पर भी ऑफर चल रहा है। वैसे अभी कल तक आपको 499 का दिख रहा था, आज 399 का दिख रहा है। ठीक है। विंटर धमाका सेल चल रही है। ये कूपन कोड डाल देंगे तो इस पर भी 60-70 रुपये डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है। तो जाइए चेकआउट करिए, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। ठीक है। इसका मैंने टेलीग्राम पर भी डाल दिया था। आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े ना, तो वहाँ मैं अपडेट देते रहता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर 15,000 से ज़्यादा कैंडिडेट जुड़े हुए हैं। टेलीग्राम पर जाके इसको सर्च मार के ज्वाइन कर लेना। ठीक है। और एक और चैनल है, यहाँ पर हम आपको पीडीएफ्स वगैरह देते हैं यहाँ पर। ठीक है। ये द एग्जाम हेल्पर जीके, देखिए यहाँ पर क्वेश्चंस वगैरह मैं डालते रहता हूँ। और ये इस तरीके की जो क्लासेस के अपडेट्स वगैरह हुआ है, यहाँ पर पीडीएफ्स भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये पीडीएफ्स वगैरह ली हुई है यहाँ पर। यहाँ पर ऊपर आप जाएंगे तो पीडीएफ वगैरह आपको ढेर सारी यहाँ पर हमने डाल रखी है। चलिए मैं इसमें जाके आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ से मीडिया में जाएंगे, फाइल्स में जाएंगे, तो देखिए यहाँ पर ढेर सारी आपकी पीडीएफ्स वगैरह डली हुई है। तो जाके आप जो है चेकआउट कर लेना चीज़ों को। ठीक है। और ये इसकी मैंने अपडेट यहाँ पर डाल दी थी। ठीक है। विंटर धमाका सेल, और इस लिंक से जाके आप परचेस कर लेना। कूपन कोड मांगे तो ये वाला आप डाल देना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। चलिए। और इसके अलावा हमने कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर के ऑल 3 शिफ्ट जो कि सीबीएसई के द्वारा पेपर लिया गया था, उससे करा दिए। बहुत शानदार क्लास है, नहीं देखी जाके देख लो। जीके जीएस के पेपर मॉक टेस्ट वगैरह चल रहे हैं। और कंप्यूटर का भी पेपर हमने मॉक टेस्ट फर्स्ट करा दिया, आज सेकंड मिल जाएगा। यहाँ पर आपको पीडीएफ वगैरह मिलती है, तो देख लीजिए। ढेर सारी क्लासेस मैंने आपके लिए बता दी हैं, क्या सेफ स्कोर वगैरह रहेगा सारा। ठीक है। इसी तरीके से जीके जीएस के ऑल 3 शिफ्ट के पेपर करा चुका हूँ। नहीं देखे तो जाके एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है। तो चलिए अब क्लास हम कर लेते हैं आज की स्टार्ट। चलिए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं। ये हमारी क्लास 7 है। ठीक है। तो शॉर्टकट की हम सबसे पहले देखते हैं, तो वही देख लेते हैं। तो कंट्रोल प्लस एस से क्या होता है दोस्तों, आपको मालूम है सेव होता है। कंट्रोल प्लस ओ से क्या होता है दोस्तों, तो ओपन होता है। F12 से क्या होता है, सेव एस होता है। कंट्रोल प्लस पी से क्या होता है, तो प्रिंट होता है। F7 से क्या होता है, तो स्पेल जो आपकी होती है उसको चेक करते हैं हम F7 से। कंट्रोल प्लस एन से क्या होता है, तो इससे न्यू फाइल ओपन आपकी हो जाती है। कंट्रोल प्लस F2 से क्या होता है, तो प्रिंट प्रीव्यू आप कर सकते हैं किसी भी फाइल का। कंट्रोल प्लस एक्स से होता है कट। कंट्रोल प्लस सी से होता है कॉपी। कंट्रोल प्लस वी से क्या होता है, पेस्ट होता है। ठीक है। तो ये सब काम होते हैं क्लिप बोर्ड के आपके पार्ट होते हैं। जो कट कॉपी पेस्ट होकर आपका जाता है, वो क्लिप बोर्ड में सेव होता है आपका। ठीक है। और इस क्लिप बोर्ड में एक और फंक्शन होता है जिसका नाम है फॉर्मेट पेंटर। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, क्लिप बोर्ड का कौन सा पार्ट है कौन सा नहीं है। तो कट कॉपी पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर, 4 तरीके के आपके जो पार्ट होते हैं वो आपके होते हैं किसके, क्लिप बोर्ड के। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कंट्रोल प्लस जेड से क्या होता है, तो सबको सबको मालूम है दोस्तों, अंडू होता है। कंट्रोल प्लस वाई से क्या होता है, तो रीडू होता है। कंट्रोल प्लस के से क्या होता है, तो हाइपर लिंक आपके ऊपर हो जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तो। ठीक है। चलिए F1 से क्या होता है, तो ऑफिस असिस्टेंट या हेल्प मिलती है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ एस दबा देंगे तो इससे क्या होता है, इससे स्टाइल आती है। क्या आती है, स्टाइल आती है। कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ एफ दबाएंगे तो इससे फॉन्ट ओपन होता है। कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ पी दबाएंगे तो इससे फॉन्ट साइज आपका ओपन हो जाता है। कंट्रोल के साथ बी दबाने से क्या होता है दोस्तों, बोल्ड होता है। क्या होता है, बोल्ड होता है। ठीक है। चलिए नीचे देख लेते हैं। कंट्रोल के साथ आई दबाने से दोस्तों क्या होता है, तो कंट्रोल के साथ आई दबाने से आपका इटैलिक होता है। कंट्रोल के साथ यू दबाने से क्या होता है दोस्तों, अंडरलाइन होता है। कंट्रोल के साथ एल अगर दबाएंगे तो क्या होता है, लेफ्ट अलाइन होता है। अगर यहाँ पर डबल अंडरलाइन पूछे तो मैंने आपको कई बार बता रखा है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ अगर डी दबा देंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी, तो आपका डबल अंडरलाइन हो जाएगा। ये अलाइनमेंट आपको करके दिखाए थे मैंने प्रैक्टिकल। ठीक है। वो जो 60 प्रीवियस ईयर के कंप्यूटर से क्वेश्चन लिए थे हमने उसमें। तो एल से होता है लेफ्ट अलाइन। कंट्रोल के साथ आर दबाने से होता है राइट अलाइन। कंट्रोल प्लस ई से क्या होता है, सेंटर अलाइन। और कंट्रोल प्लस जे से क्या होता है, जस्टिफाई। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू से क्या होता है दोस्तों, क्लोज होता है। कंट्रोल प्लस एफ से क्या होता है दोस्तों, फाइंड होता है। F10 से क्या होता है दोस्तों, मेन्यू बार ओपन होता है। कंट्रोल प्लस F6 से क्या होता है, तो नेक्स्ट विंडो में आप स्विच कर जाते हैं। ठीक है। कंट्रोल प्लस F6 से। चलिए
इसके बाद है शिफ्ट प्लस F4 से क्या होता है दोस्तों, तो इससे रिपीट फाइंड होता है। क्या होता है, रिपीट फाइंड हो जाता है शिफ्ट प्लस F4 से। नेक्स्ट है दोस्तों कंट्रोल प्लस H से क्या होता है, तो फाइंड रिप्लेस होता है। ठीक है, फाइंड करिए और रिप्लेस करिए। कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ सी दबाने से क्या होता है, तो फॉर्मेट प्रिंटर आपका ओपन होता है। ठीक है, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी दबाने तो आपका फॉर्मेट प्रिंटर ओपन हो जाएगा। ये क्लिप बोर्ड का पार्ट होता है, ध्यान रखिएगा। कंट्रोल के साथ अगर पेज अप दबाएंगे तो प्रीवियस पेज पे, यानी कि ऐसे ये पेज है, तो जैसे आप कंट्रोल प्लस पेज अप करेंगे तो प्रीवियस पेज यानी ऊपर वाले इस वाले पेज पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, ऊपर वाले पे। और जैसे ही आप कंट्रोल के साथ पेज डाउन दबाएंगे, ठीक है, कीबोर्ड पर ये बटन होते हैं, तो आप नेक्स्ट नीचे वाले पेज पर पहुंच जाएंगे, यानी कि इस वाले पेज पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, इस वाले पे। चलिए, कंट्रोल के साथ अगर होम दबाएंगे तो आप रीच स्टार्ट डॉक्यूमेंट, यानी कहाँ पर, अगर इस पेज की मानूँ, ठीक है, जैसे आप यहाँ पर कंट्रोल प्लस होम दबा देंगे ना, तो आप यहाँ पहुँच जाएंगे। कहाँ, आपका कर्सर ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाएगा। ठीक है, क्या दबाएंगे, कंट्रोल प्लस होम। ऐसे ही कंट्रोल प्लस एंड दबाएंगे तो इस डॉक्यूमेंट के सबसे लास्ट में जाकर कर्सर एंड में आपको दिखाएगा। ठीक है, तो ये होता है रीच एंड डॉक्यूमेंट। ठीक है, कंट्रोल के साथ एंड। तो ये थे हमारे शॉर्टकट की। ठीक है, फंक्शन की मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, इसको जाके एक बार पढ़ लेना। ठीक है, PDF में डाल देता हूँ कई बार। अब हम कर लेते हैं आज का जो हमारा न्यू टॉपिक है, दैट इज डोमेन नेम। क्या करने वाले हैं दोस्तों, डोमेन नेम। तो दोस्तों डोमेन नेम क्या होता है, तो डोमेन नेम जो होता है दोस्तों, ये इसका अन्य नाम होता है टॉप लेवल डोमेन। क्या होता है, टॉप लेवल डोमेन। यह एक विशेष नाम है जो कि इंटरनेट साइट की पहचान बताता है। क्या करता है दोस्तों, तो ये इंटरनेट साइट किस तरीके की है, उसका क्या यूज़ है, तो उससे ये पता चल, उसकी उसके जो टाइप्स होते हैं इंटरनेट साइट्स के, वो आपको डोमेन नेम से पता चलते हैं। किसी इंटरनेट वेबसाइट का URL के अंत में डॉट के बाद नाम को डोमेन कहते हैं। ठीक है, तो किसी भी वेबसाइट का URL होता है, यानी कि जो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, उसके अंत में डॉट के बाद के जो नाम होता है उसको डोमेन नेम कहते हैं। यानी कि देखिए HTTP है ना, कॉलन दो बैकस्लैश www डॉट, डॉट के बाद क्या है, yahoo.com। ठीक है, याहू याहू तो चलेंगे, उसके बाद जो डॉट लगा ना, ये वाला डॉट, ये वाला डॉट, इसके बाद क्या है, कॉम। तो ये इसके डोमेन नेम को बता रहा है। क्या बता रहा है, डॉट के बाद जो नाम है ना, .com, तो ये क्या होता है, ये डोमेन नेम होता है बेसिकली। ठीक है, चलिए आपको थोड़ा कलर चेंज करके बताने की कोशिश करता हूँ। लीजिए, ठीक है, तो ये होता है ना आपका, देखिए ये वाला कॉम वाला सेक्शन डॉट के बाद, तो ये होता है आपका कमर्शियल। ठीक है, इसमें क्या है, .com जो है वो डोमेन नेम है। यह किसी संस्था या देश को इंगित करता है। यह क्या करेगा, कोई किसी इंस्टीट्यूशन के बारे में बताया गया, किसी देश के बारे में आपको बताता है। ठीक है, डोमेन नेम में अधिकतम ये क्वेश्चन पूछता है 64 कैरेक्टर हो सकते हैं। कितने कैरेक्टर हो सकते हैं डोमेन नेम में, अधिकतर दोस्तों 64, यानी ये आप यहाँ पर 64 टोटल कैरेक्टर टाइप कर सकते हैं। जो संख्या से मिलकर बना हो सकता है, अक्षर से मिलकर बना हो सकता है। ठीक है, यानी संख्या, लेटर और नंबर्स दोनों उसमें हो सकते हैं। कुछ डोमेन नेम इस प्रकार है, जैसे .com, ये किससे रिलेटेड होता है, तो कमर्शियल या व्यावसायिक संगठनों से ये रिलेटेड होता है .com। ठीक है, डॉट एजू किससे रिलेटेड होता है, तो दोस्तों ये शैक्षणिक संस्थान होते हैं आपके, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं, उनसे रिलेटेड होता है .एजुकेशन। ठीक है, चलिए अगला है दोस्तों डॉट, ये आपको बस केवल इनका मतलब आपसे पूछ लेगा, बताइए कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपका जो डोमेन नेम है वो क्या हुआ, तो .org, इस तरीके से आपसे पूछेगा। .mil क्या होता है, मिलिट्री सैन्य संसाधनों के लिए। .gov, ये तो मालूम होगा गवर्नमेंट के लिए। .org ऑर्गेनाइजेशन के लिए। .net यानी कि नेटवर्क इंस्टीट्यूट के लिए। .इंटरनेट यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए। .in यानी कि इंडिया के लिए, देश बताने लग गया। पहले इंस्टीट्यूट बता रहा था, अब देश बताने लग गया। .uk यानी यूके के लिए। .us यानी कि अमेरिका के लिए। इसके अलावा .acro यानी कि एविएशन के लिए, है ना। .name यानी कि पर्सनल यूज़ के लिए। .jobs यानी कि नौकरी के लिए, है ना। .biz यानी कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। .asia यानी कि एशिया के लिए। ठीक है, तो ये क्या हो गए आपके, ये डोमेन नेम होते हैं। डॉट के बाद जो नाम होता है उसका डोमेन, आपसे पूछ लेगा इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, चलिए, सॉरी, चलिए दोस्तों, अगला हमारा टॉपिक जो हमने आज नया लिया वो है इनपुट आउटपुट डिवाइस आपके। ठीक है, चलिए आज ही कंप्लीट हो जाएगा, तो इसको अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। इनपुट डिवाइस क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, मैंने यहाँ पर एलेबोरेट करके आपको बता दिया चीज़ें। ठीक है, चलिए कलर आपका चेंज कर लेते हैं इस तरीके से। तो इनपुट डिवाइस क्या होते हैं, तो मानव के द्वारा दिए गए निर्देशों को कंप्यूटर के समझने योग्य संकेतों में बदलने वाले उपकरणों को इनपुट उपकरण या डिवाइस कहते हैं। यानी कि जो मानव के द्वारा, जो हम मानव यानी हमारे द्वारा जो निर्देश यानी कि जो इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दिए जाते हैं, और कंप्यूटर क्या करता है, इन्हें अपने संकेतों में बदल लेता है। ठीक है, मतलब हम किसी डिवाइस के द्वारा
हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, जैसे कीबोर्ड से हमने दिया, कीबोर्ड से हम तो टाइप कर रहे हैं, यहाँ पर मैं अपना नाम कर रहा हूँ राहुल, बट कीबोर्ड क्या करेगा, उसको 1 0 में कन्वर्ट करके किसको दे देगा, कंप्यूटर को दे देगा। ठीक है, तो कंप्यूटर के समझने योग्य उसने क्या बना दिए, उसको संकेत में बदलने वाले बना दिए, निर्देश बना दिए। ठीक है, तो ये होता है आपका क्या, इनपुट डिवाइस, यानी कि हम जो इनपुट दें, मानव के द्वारा जो इनपुट दिया जाता है मशीन को, उसे उस जिस उपकरण से दिया जाता है उसको बोलते हैं इनपुट डिवाइस। अर्थात पिन यंत्रों से आंकड़े, ठीक है, जिन यंत्रों से, सॉरी जिन होगा यहाँ पर, जिन यंत्रों से आंकड़े, शब्द या निर्देश मेमोरी में डाले जाते हैं उन्हें इनपुट डिवाइस कहते हैं। यानी कि हमारे द्वारा कंप्यूटर के अंदर जो भी चीज़ें डाली जा रही हैं, दैट इज कॉल्ड इनपुट डिवाइस। इतना समझ लो कि हमारे द्वारा जो इनपुट कंप्यूटर में डाली जा रही है वो इनपुट है, और कंप्यूटर के द्वारा हमें जो चीज़ें दी जा रही हैं वो आउटपुट है। इतना सिंपल से समझ लो। ठीक है, तो ऐसे उपकरण जो कंप्यूटर के द्वारा प्रोसेस किए गए आंकड़ों एवं सूचनाओं को उपयोगकर्ता के समझने योग्य संकेतों में परिवर्तित कर प्रदर्शित करते हैं, आउटपुट उपकरण कहलाता है। ठीक है, इनपुट क्या होगा, हमारे द्वारा कंप्यूटर को देना, और कंप्यूटर के द्वारा हमें देना, दैट इज कॉल्ड आउटपुट। ठीक है, यहाँ पर आपसे बेसिकली जो पूछा जाता है, इसकी डेफिनेशन नहीं पूछी जाती, कभी कभी पूछी जाती है। जो मेनली पूछा जाता है आपसे कि कौन सा इनमें से इनपुट डिवाइस है और कौन सा इनमें से आउटपुट डिवाइस है, ये आपसे पूछा जाता है। तो इनपुट डिवाइस सारे देख लेते हैं हम। तो इनपुट में क्या आता है, कीबोर्ड से आप इनपुट करते हैं, माउस से देखिए मैं अभी इनपुट कर ही रहा हूँ, जैसे पेन चला रहा हूँ, है ना। ट्रैक बॉल हो गया आपकी, जॉयस्टिक से गेम खेलते हैं। स्कैनर से क्या करते हैं, फाइल आपके जो मार्कशीट वगैरह हो गया, कोई भी डॉक्यूमेंट स्कैन करके अंदर डालते हैं। माइक्रोफोन, जैसे माइक्रोफोन से मैं भी अभी मैं आपके लिए ये क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, है ना। वेब कैम हो गया, वेब कैम आपने सुना होगा, उससे क्या होता है, अपना चेहरा कंप्यूटर के अंदर जाता है। ठीक है, बार कोड रीडर, है ना, जो आप शॉपिंग मॉल में जाते हैं। OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, है ना, ये मैंने बताया था। गूगल लेंस इसी तरीके से काम करता है। MICR जो चेक पढ़ने की विधि होती है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। OMR जो आपका OMR बेस्ड पेपर होने वाला है, जो आपकी आंसर की जांची जाएगी, वो ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन से जांची जाएगी। उसमें आपकी मार्कशीट को डाल दिया जाएगा उस मशीन में। ठीक है, और वो क्या करेगा, उसको स्कैन कर लेगा, यानी कि आपने इनपुट दे दिया। किम्बॉल टैग रीडर, किम्बॉल टैग रीडर किसी को नहीं मालूम है तो मैं बताता हूँ। पहले क्या होता था, आप कपड़े वगैरह वो खरीदते थे, कुछ खरीदते थे, तो उसमें कुछ टैग्स वगैरह लग के आते थे, अभी भी आते हैं, हालांकि ये बंद हो गया। इस पर क्या, ये पंच पंच होल होते थे। ठीक है, तो ये पंच कार्ड की तरह व्यवहार करता था। इसको यहाँ पर कुछ स्कैनिंग डिवाइस वगैरह होता था। ठीक है, किम्बॉल टैग रीडर करके, तो उससे इसका प्राइस वगैरह या इसकी डिटेल्स वगैरह जो है वो चेक की जाती थी। तो ये होते हैं किम्बॉल टैग रीडर। ठीक है, अगला है स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम। स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम में ये आप देखते हो ना, आजकल आप जैसे मोबाइल में आपको टाइप नहीं करना है, आपने गूगल का वो दबाया, क्या बोलते हैं, स्पीकर वाला बटन दबाया, उसको बोल दिया हेलो गूगल, हमें ये हमारे जैसे ही कंप्यूटर की क्लास दिखाओ, तो इसको हम बोलते हैं स्पीच रिकॉग्निशन। आपके स्पीच आपने उसको दी और उसने किस में कन्वर्ट कर दी, उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, दैट इज कॉल्ड स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम। अगला है दोस्तों लाइट पेन हो गया। लाइट पेन भी नहीं देखी तो मैं दिखाता हूँ, देखिए ये है लाइट पेन। ठीक है, लाइट पेन क्या होती है, बेसिकली आप जो भी ऐसे किसी को चीज़ समझाना है तो इसको कनेक्ट करेंगे और स्क्रीन पर आप इसे इजीली समझा सकते हैं। इसके बाद ये आता है आपका, यहाँ पर देखिए मैं दिखाता हूँ, ये टच स्क्रीन या फिंगरप्रिंट सेंसर जो होता है आपका, ये आता है। ठीक है, टच स्क्रीन या फिंगरप्रिंट, ये हो गया सेंसर। टच स्क्रीन से आप क्या करते हैं, इनपुट करते हैं ना, आप जैसे कहीं पे जाते हैं, आप एग्जाम देने जाते हैं, तो वहाँ बायोमेट्रिक होता है आपका, तो आप क्या करते हैं, आपका फिंगर कंप्यूटर को देते हैं। ठीक है, फिंगरप्रिंट सेंसर हो गया। टच स्क्रीन से भी आप क्या करते हैं, टच स्क्रीन हालांकि इनपुट और आउटपुट दोनों में आता है। देखिए मैंने दोनों ऐसे डिवाइस भी लिखे मैंने जो कि इनपुट और आउटपुट दोनों होते हैं। तो टच स्क्रीन देखिए क्या हो रहा है, आप मोबाइल उठाइए, मोबाइल में आप क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, तो अंदर मोबाइल के अंदर भी कुछ चीज़ें चल रही हैं, और टच स्क्रीन क्या करती है, अपन को दिखाती भी है, यानी कि कुछ वो हमें दिखा भी तो रही है, टच स्क्रीन के माध्यम से हम देख भी रहे हैं और उसमें काम भी कर रहे हैं, तो ये दोनों की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, चलिए, और ये वाला आपका कौन सा था, ये इसको बोलते हैं हेडसेट। ठीक है, हेडसेट, ये देखिए हेडसेट, ये दोनों की तरह काम करता है। इससे अपन साउंड सुनते हैं और इससे अपन बोलते हैं। ठीक है, तो ये होता है हेडसेट, ये होता है बोथ में आता है। तो सबसे पहले आउटपुट डिवाइस देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। तो आउटपुट में आपका मॉनिटर आ जाता है, प्रिंटर, मॉनिटर से आप ये क्लास देख रहे हैं, प्रिंटर से मैं प्रिंट निकाल दूंगा इसका, स्पीकर से मेरी आवाज़ सुन रहे होंगे आप। प्लॉटर मैंने कल बताया था, नक्शे वगैरह, मानचित्र वगैरह। स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर, जैसे आप मूवी देखने आते हैं। हेडफोन, हेडफोन अलग होता है, हेडसेट्स अलग होता है। हेडसेट में माइक और हेडफोन दोनों होते हैं। हेडफोन में केवल हेडफोन रहता है, जिससे आप जो है केवल साउंड सुन सकते हैं। ठीक है, अब चलो इनपुट आउटपुट देख लेते हैं, जो दोनों डिवाइस होते हैं हमारे। चलिए यहाँ से इसको थोड़ा क्लियर कर देते हैं। चलिए, तो देखिए कुछ ऐसे डिवाइस जो कि इनपुट और आउटपुट दोनों की तरह कार्य करते हैं, जैसे कि नेटवर्क कार्ड हो गया आपका, टच स्क्रीन हो गया। ठीक है, मैंने बता दिया। साउंड या ऑडियो कार्ड्स हो गए आपके। ठीक है, साउंड या ऑडियो कार्ड। ठीक
ठीक है। तो इसके माध्यम से क्या होता है, साउंड देखो मेरे लैपटॉप में क्या है, साउंड या ऑडियो कार्ड डला है, जिससे मुझे आवाज़ भी सुनाई दे रही है। मैं आपकी आवाज़ रिकॉर्ड करके आपको मैं अपनी रिकॉर्ड करके आपको क्लास दिखा रहा हूँ, और ठीक है, और मैं इससे खुद भी सुन लेता हूँ। ठीक है, मॉडेम्स तो मैंने बता ही दिया था। ठीक है, क्या होता है, बाहर से टेलीफोन की लाइन आती है, मॉडेम में कनेक्ट होती है, और इस मॉडेम से क्या होता है, एक बार वायर जाता है तो वो हमारे जो कंप्यूटर है उसमें जुड़ जाता है। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, मॉडेम से इनपुट भी, इनपुट हमने लिया और कहाँ आउटपुट दे दिया, इसको दे दिया आउटपुट कंप्यूटर को। तो ये इनपुट आउटपुट हो गया। हेडसेट मैंने बता दिया नीचे, फैक्स मशीन हो गई। ठीक है, हमने यहाँ से क्या किया, इनपुट दिया, और दूसरे कहीं जगह जाके उसका चित्र वगैरह, उसकी डेटा वगैरह वहाँ से उसने निकाल लिया। वर्चुअल रियलिटी हो गया। ठीक है, वीआर है ना। डिजिटल कैमरा हो गया आपका। डिजिटल कैमरा कैसे आ रहा है, उसमें टच स्क्रीन भी आ रही है आजकल, तो उससे हम इनपुट कर देते हैं, है ना, और उससे फ़ोटो लेके क्या करते हैं, बाहर भी देख लेते हैं। ठीक है, टच स्क्रीन से हम देख भी सकते हैं और उसमें फ़ोटो हम इनपुट भी कर लेते हैं। सीडी एंड डीवीडी, आपको मालूम है, सीडी पर लिख भी लेते हैं, मिटा भी देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें सारी, यूएसबी मेमोरी ड्राइवर्स, है ना, तो ये भी आपका किस में आ जाएंगे, इनपुट और आउटपुट दोनों में। यूएसबी में क्या करते हैं आप, यूएसबी में डाटा अपन बाहर भी निकाल सकते हैं, आप उसके अंदर भी डाल सकते हैं, तो दोनों तरीके से ये काम करता है। तो आई होप आपको इनपुट आउटपुट डिवाइस काफ़ी अच्छे से समझ में आ गए। कंप्यूटर की क्लास देख लेना जरूर, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, चलिए अब फुल फॉर्म्स कर लेते हैं। तो एडीसी क्या होता है, एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर। एआई क्या होता है, अर्थमेटिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एल्गोल क्या होता है दोस्तों, एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। आस्की क्या होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। एएलयू क्या होता है दोस्तों, तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। एटीएम क्या होता है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अब तो ये रट गए होंगे आपको ना। चलिए, बार्क क्या होता है, तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। बेसिक क्या होता है, तो बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड। बायोस क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बीएसएनएल भारत संचार निगम लिमिटेड। कैड का मैंने बता रखा, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। कैम का क्या होता है, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। सीडी का कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी रोम का कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। सी डी आर डब्ल्यू का, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल, ध्यान रखना। कोबल का कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हो गया कॉमन, ये हो गया बिजनेस, ये हो गया ओरिएंटेड, और ये हो गया लैंग्वेज। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीयू का कंट्रोल यूनिट। डीरैम का डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डीएसी का डिजिटल एनालॉग कन्वर्टर हो गया। चलिए, डीबीएमएस का क्या हो जाता है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो जाएगा। डीसीएल का डिजिटल कमांड लैंग्वेज हो जाएगा आपका। चलिए अगला है दोस्तों डीएफडी, डाटा फ्लो डायग्राम हो जाएगा। डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम, अभी मैंने आपको ऊपर पढ़ा दी क्या होता है। ठीक है, डीपीआई डॉट्स पर इंच, यानी कि जो प्रिंटर्स की क्वालिटी मापी जाती है वो डीपीआई में मापी जाती है। डीआरडीओ क्या हो गया दोस्तों, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। डीवीडी डिजिटल वर्सटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क आपका क्या कहलाता है, डीवीडी। ईमेल क्या होता है दोस्तों, तो इलेक्ट्रॉनिक मेल होती है। ई कॉमर्स क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को ही हम क्या कहते हैं, ई कॉमर्स कहते हैं। ई पी रोम क्या होता है, तो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, एप्सिकडिक क्या होता है, तो एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। क्या हो जाएगा, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, ये इंपॉर्टेंट है, देख लेना। ठीक है, आस्की की तरह ही होता है। ईडीपी इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, एडसेक क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। क्या होता है ये, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। डबल ईपी रोम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये मैंने बताया था आपको। ठीक है, ये पूछा भी गया था आपके पेपर में। डबल ईपी रोम क्या होता है, तो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। बस केवल इलेक्ट्रिकली जोड़ दिया, बाकी तो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। एनईएफ क्या था, इसका भी फुल फॉर्म पूछा था, तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। ठीक है, चलिए हाँ, ये टेक्स्ट बुक का परचेस कर लेना, लिंक मैं पीडीएफ में भी डाल दूँगा। ठीक है, ये देखिए 499 का था, अभी मैंने आपको कितने का बताया था, 399 का बताया था, तो अभी 100 रुपये डिस्काउंट होगा। मेरा कूपन कोड ये डाल देंगे तो उस पर भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये ज़्यादा बार बार नहीं आते होकर, तो इसको जाके चेकआउट कर लेना। ठीक है, चलिए तो क्लास 7 के टॉप 50 क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ से हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, एटीएम का काम क्या होता है, तो सबको मालूम दोस्तों, बिना स्टाफ के नकदी देना जो है आपका एटीएम का काम होता है। चलिए अगला देख लेते हैं दोस्तों, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों डाटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ है, मतलब कंप्यूटर के द्वारा डाटा को क्या करा गया, प्रोसेस किया गया, और उससे जो इन्फॉर्मेशन निकली, जो भी उसको प्रोसेस करके जो उसका रिजल्ट निकला, वो हमें दे दिया, और हम क्या करते हैं, उसका यूज़ करते हैं, कहाँ करते हैं, कमर्शियल यूज़ करते हैं, है ना, कुछ काम करने के लिए। तो वाणिज्यिक उपयोग
यानी कमर्शियल यूज़ के लिए जानकारी तैयार करना, ये होता है आपका डाटा प्रोसेसिंग। चलिए अगला है दोस्तों सीपीयू का वो है भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, उसे क्या कहते हैं? तो सीपीयू का वो कौन सा भाग है जो कि कंप्यूटर कंपोनेंट्स की सभी गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है? तो मैंने कितनी बार बताया, कंट्रोल यूनिट आपका होता है। इसके द्वारा सीपीयू की सभी जो भी क्रिया हो रही है, उसके जो भी एक्शंस होते हैं उनको कंट्रोल किया जाता है। अगला है दोस्तों डेटाबेस में किस फील्ड्स का प्रयोग कैलकुलेशन करने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों डेटाबेस में जो कैलकुलेशन करने के लिए फील्ड्स का उपयोग करते हैं उसको बोलते हैं हम न्यूमेरिकल फील्ड। क्या बोलते हैं? न्यूमेरिक फील्ड बोलते हैं। चलिए ना, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किस युक्ति यानी कि डिवाइस की सहायता से किया जाता है? तो सबको मालूम है ना, सीपीयू के द्वारा। सीपीयू में आप इनपुट देंगे, वो प्रोसेस करके आपको आउटपुट दे देगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कंप्यूटर की विशेषताएं या कार्य क्या है। तो दोस्तों जो कंप्यूटर की विशेषताएं या कार्य कह लें तो ये करता है, डाटा का कलेक्शन करता है, डेटा का स्टोरेज करता है, डेटा का प्रोसेसिंग करती है और डेटा को आउटपुट करती है। क्या करती है? डेटा संकलन यानी कलेक्शन करती है, यानी कि हम इनपुट देते हैं तो वो कलेक्ट कर लेता है। डेटा का फिर क्या करेगा? वो संचयन स्टोर कर लेगा कहीं ना कहीं। हमने डाटा दिया, अब वो कहीं तो स्टोर करेगा उसके अंदर जाके। तो हमने डाटा दिया, कंप्यूटर ने डाटा लिया, उसको कहीं रख लिया, फिर क्या करेगा? वो उसको प्रोसेस करेगा, यानी कि उससे कुछ ना कुछ जानकारी निकालेगा, है ना। डाटा संसाधन करेगा, प्रोसेसिंग यानी संसाधन करेगा। फिर क्या करेगा? डेटा का निर्गमन करेगा, यानी डाटा हमें वो दे देगा प्रोसेस करके। ठीक है, तो हमने दिया, उसने अपने पास रखा, फिर उसको प्रोसेस किया, फिर हमें वापस दे दिया। ये कंप्यूटर की क्या होती है? स्पेशलिटी होती है। चलिए कंप्यूटर में डेटा किसे कहते हैं? तो दोस्तों चिन्ह व संख्यात्मक सूचनाओं को क्या कहते हैं? डेटा कहते हैं। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? तो एकत्रित डेटा को या व्यवस्थित डेटा को सूचना कहते हैं। हम क्या कहते हैं? कंप्यूटर को हम देते हैं रॉ या कच्चा डाटा देते हैं, वो सब इंफॉर्मेशन निकाल देता है, यानी कि हमें क्या देता है? वो एकत्रित डाटा या व्यवस्थित डेटा देता है। ठीक है, सीपीयू को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों जो सीपीयू होता है उसको चिप बोला जाता है ना, माइक्रो चिप बोला जाता है, प्रोसेसर बोला जाता है, माइक्रो प्रोसेसर बोला जाता है, और कंप्यूटर का ब्रेन भी इसे बोला जाता है सीपीयू को। अगला है कंप्यूटर के द्वारा किए जाने वाले बुनियादी कार्य, बेसिक्स ऑपरेशन क्या क्या है? तो क्या क्या करता है कंप्यूटर? अर्थमेटिक ऑपरेशंस करता है, लॉजिकल ऑपरेशंस करता है, ठीक है, और डेटा का स्टोरेज करता है। तो क्या करता है? आंकिक कार्य करता है, तार्किक कार्य करता है और डेटा का स्टोरेज करता है। ठीक है, वीडियो एवं कीबोर्ड के बीच संपर्क यानी कि कनेक्शन कौन स्थापित करता है? तो विजुअल डिस्प्ले यूनिट और कीबोर्ड के बीच जो संपर्क है वो आपका सीपीयू स्थापित करता है। जैसे कि देखिए ये है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक है, तो ये सीपीयू कीबोर्ड है ना, तो इसके ये क्या होती है? वीडियो, है ना। तो वीडियो एवं कीबोर्ड के बीच कनेक्शन कौन स्थापित कर रहा है? सीपीयू। इसी में तो इसका तार जाएगा, ठीक है, और इसका तार भी किधर कहाँ लगता है? इसमें लगता है। तो तभी तो ये और इसमें कनेक्शन हो रहा है, किसके थ्रू हो रहा है? सीपीयू के थ्रू हो रहा है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ठीक है, चलिए अगला है दोस्तों मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? तो दोस्तों मानव मन कंप्यूटर में किसकी होगी? मानव मन की होगी। आप यहाँ बैठे बैठे सोच रहे हो कि मैं अमेरिका में, तो आप तुरंत अमेरिका पहुंच जाएंगे। कंप्यूटर थोड़ी ना पहुंच पा रहा है इतनी जल्दी अमेरिका। ठीक है, तो मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में कैसी होती है? तो मनुष्य की जो स्मरण शक्ति होती है ना दोस्तों, वो कंप्यूटर की तुलना में सामान्य होती है। ठीक है, नॉर्मल होती है, मतलब ना हाई रहती है ना लो, नॉर्मल रहती है। कंप्यूटर की क्षमता सीमित होती है या असीमित? तो कंप्यूटर की क्षमता सीमित होती है ना, उसकी जो कैपेसिटी है वो एक लिमिटेड होती है। जैसे कि आपका कंप्यूटर हो सकता है 256 GB का हो, 512 GB का हो, है ना, या 1 TB का हो, तो वो क्या उतना ही जानकारी स्टोर कर सकता है ना। आप 2 GB की रैम लगाएंगे तो उतना ही वो कार्य करेगा। तो वो सीमित होता है ना, कैसा होता है? सीमित हो, लिमिटेड होता है ना। चलिए कंप्यूटर का नियंत्रक भाग क्या कहलाता है? तो दोस्तों जो आपका कंप्यूटर का नियंत्रक भाग होता है वो आपका सीपीयू कहलाता है। चलिए कंपेयर क्या होता है दोस्तों? तो एएलयू का जो अर्थमेटिक कार्य होता है वो क्या होता है? आपका कंपेयर होता है। ठीक है, कंपेयर क्या होता है? कंपेयर होता है आपका एएलयू का अर्थमेटिक कार्य। कंप्यूटर का वह भाग जो जोड़, घटाव, गुणा, भाग तथा तुलनात्मक कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर का वह भाग जो जोड़, घटाव, गुणा, भाग तथा कैलकुलेशन करता है उसे हम क्या कहते हैं? अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट यानी कि एएलयू कहते हैं। अगला है दोस्तों डैश कच्चे तथ्य यानी कि रॉ फैक्ट्स बताता है, जबकि डैश से डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। तो मैंने बताया ना, डाटा क्या होता है? डाटा हम कंप्यूटर को देते हैं, यानी वो कच्चा तथ्य होता है, रॉ फैक्ट्स होते हैं। कंप्यूटर हमें सूचना दे देता है, यानी कि अर्थपूर्ण डाटा देता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो हमें दे देता है। सीपीयू और इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? तो दोस्तों सीपीयू और इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नलों का जो मूवमेंट होता है उसको हमारी कंट्रोल यूनिट जो है वो नियंत्रित करती है। ठीक है, चलिए सीपीयू के एएलयू में क्या होता है? इंपॉर्टेंट है काफ़ी। तो दोस्तों सीपीयू के एएलयू में क्या होता है? रजिस्टर होते हैं।
ठीक है। तो सीपीयू के एलयू में क्या होता है, रजिस्टर होता है। गीगो शब्द किससे संबंधित है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों जो गीगो शब्द है ये एक्यूरेसी से संबंधित है ना, सटीकता से संबंधित है। इसका फुल फॉर्म होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट, यानी कि आप कैसा कचरा कंप्यूटर को दे रहे हैं और कैसा कचरा वो बाहर निकाल रहा है, उसको ही बोलते हैं एक्यूरेसी। ठीक है ना, आपने कंप्यूटर को क्या दिया और कंप्यूटर से आपको क्या मिला, दिस इज कॉल्ड एक्यूरेसी। ठीक है, चलिए गार्बेज इन गार्बेज आउट। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एम एस पावर पॉइंट में स्लाइड शो चालू करने के लिए किस की का उपयोग किया था। तो मैंने काफ़ी बार बता दिया आपको कि जो F5 होती है इससे स्लाइड शो चालू करते हैं, और एग्जिट किससे करते हैं, स्किप से। ठीक है, एग्जिट किससे करते हैं, एस्केप से। आपको कीबोर्ड पे ESC नाम से बटन होता है, उसको एस्केप बोलते हैं, इससे एग्जिट करेंगे। ई फॉर एग्जिट, ई फॉर एस्केप। ठीक है, और F5 से आप चालू करेंगे। अब ये क्या होता है देखिए, जैसे ही आप F5 दबाएंगे ना, तो आपकी प्रेजेंटेशन कहाँ से स्टार्ट होगी, 1 नंबर पेज से। कहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, 1 नंबर पेज से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो 1 नंबर पेज से स्टार्ट होगी। आप चाह रहे हैं कि यहाँ पर देखिए जैसे 26 नंबर पेज लिखा, ठीक है, 26 नंबर पेज लिखा, ऊपर आपको दिख रहा होगा शायद ना। तो हम 26 नंबर पेज में अभी, तो आप चाहते हैं कि मेरा जो पावर पॉइंट की स्लाइड है वो यहीं से स्टार्ट हो। तो आप क्या दबाएंगे, आप F5 तो दबाएंगे, पर उससे पहले क्या लगा लेंगे, शिफ्ट लगा लेंगे। ठीक है, क्या लगा लेंगे, शिफ्ट दबा देंगे। तो शिफ्ट के साथ आप क्या दबाएंगे, F5 दबा देंगे। ठीक है, शिफ्ट के साथ अगर आप F5 दबा देंगे तो आप करंट स्लाइड को ओपन कर पाएंगे, और F5 से आप स्टार्टिंग से स्लाइड्स को चालू कर पाएंगे। ये इसमें रहता है। ठीक है, थोड़ा सा ये पेन दिक्कत दे रही है, हम इसको चेंज कर लेते हैं। चलिए आ जाइए। ठीक है, अगला है दोस्तों, ऐसी युक्ति जो आंकड़ों को आवेगों में परिवर्तित करती है तथा उन्हें टर्मिनल से कंप्यूटर की ओर, कंप्यूटर से टर्मिनल को टेलीफोन लाइन पर संप्रेषित करती है, उसे क्या कहते हैं। तो हमने बताया था मॉडेम कहते हैं इसको। ठीक है, जो कि आंकड़ों को आवेगों में परिवर्तित करती है और टेलीफोन लाइन से जुड़ी होती है बेसिकली, है ना। टेलीफोन लाइन का जहाँ पे भी जिक्र आएगा मॉडेम लगा देना। ठीक, याहू क्या है, गूगल क्या है, एमएसएन क्या है और वाइडू क्या है। ये चारों मैंने एक क्वेश्चन में ले लिया आपके। यहाँ केवल एक ही क्वेश्चन लिखा था कि याहू क्या है, मैंने चार डाल दी। याहू क्या है, गूगल क्या है, एमएसएन क्या है, बाइडू क्या है। ये चारों ही चारों क्या है, आपके सर्च इंजन है। और ये आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा सर्च इंजन है, कौन सा नहीं है। और ये क्वेश्चन पूछा भी गया था आपका केवीएस के एग्जाम में, सीबीएसई के द्वारा लिया था। मैंने आपको कंप्यूटर का पहला सेट कराया था ना, उसमें आपको बताया था कि क्या पूछा गया था। ठीक है ना, चलिए अगला देख लेते हैं हम दोस्तों। प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई भाषा कौन सी है। तो दोस्तों प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई जो भाषा थी आपकी फॉर्ट्रैन थी। ठीक है, यानी कि जो पहले प्रोग्राम लिखे जाते थे वो फॉर्ट्रैन भाषा में लिखे जाते थे। इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जाता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। क्या होता है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। और ये एक साइंटिफिक लैंग्वेज है। कैसी, साइंटिफिक यूज़ के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, साइंटिफिक यूज़ के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अगला है पेंटियम नाम से बेचा जाने वाला उत्पाद का संबंध किससे है। तो दोस्तों पेंटियम के नाम से ना आपके माइक्रो प्रोसेसर बेचे जाते हैं, यानी कि जो आपका सीपीयू बोल लो या चिप बोल लो या माइक्रो चिप बोल लो, तो पेंटियम शब्द से, इंटेल शब्द से आपके माइक्रो प्रोसेसर जो है बेचे जाते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं हम। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं। कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित या चिप में दर्ज सामग्री को क्या कहा जाता है। तो उसे बोलते हैं सॉफ्टवेयर। ठीक है, यानी कि कंप्यूटर के संचालन नहीं, ऑपरेटिंग में कंप्यूटर को जब ऑपरेट करते हैं तो उसमें कुछ प्रोग्राम्स या कुछ नियम्स के सेट लगे होते हैं पहले से ही, तथा क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित या चिप में दर्ज सामग्री होती है। यानी कि जब आप कंप्यूटर में काम कर रहे हो तो पहले से उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें स्टोर होती हैं, है ना। जैसे कि आपका विंडोज़ हो गया, तो विंडोज़ का एक प्रकार का सॉफ्टवेयर ही है ना। विंडोज़ क्या है, सॉफ्टवेयर एक प्रकार का, है ना। और आपके एमएस वर्ड क्या है, वो भी सॉफ्टवेयर है आपका एक प्रकार का। तो ये सारे क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं। चलिए अगला काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि कंप्यूटर में बेसिक, सी, C++, फॉर्ट्रैन, कोबोल, एल्गोल, पास्कल, कोमल, लोगो, प्रोलोग, फोर्थ आदि क्या है। लो भाई आ गया। तो ये सारी की सारी क्या, उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने एक ही क्वेश्चन यहाँ केवल बेसिक लिखा था, सी और C++ लिखा था, मैंने ये सारे ऐड कर दिए ले जाके, कि आपको एक ही क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ें मिल जाए। अभी एक क्वेश्चन नहीं रहा, काफ़ी क्वेश्चन होगा, आपसे पूछ लेगा कौन सी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या कौन सी नहीं है। तो आपके पास सारी हैं, देखिए बेसिक भी है, सी भी है, C++ भी है, फॉर्ट्रैन है, कोबल है, एल्गोल है, पास्कल है, कोमल है, लोगो है, प्रोलोग है, फोर्थ है। अब इनके सभी के मैं आपको फुल फॉर्म बताता हूँ, वो सभी का यूज़ बताता हूँ एक एक बार। चलिए, तो बेसिक का फुल फॉर्म आपको सबको मालूम है, बिगिनर्स
ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड। ठीक है, और इसका जो यूज़ है ना, ये जो बेसिक भाषा होती है ना, देखिए सबसे पहले हम मैथ पढ़ते हैं तो क्या सीखते हैं, बेसिक सीखते हैं। तो बेसिक सीखने के बाद हम क्या करते हैं, एडवांस लेवल पे आते हैं। तो इन सभी भाषाओं को, ये जितनी भी भाषा लिखी है ना, इनको अगर सीखना है तो सबसे पहले आपको बेसिक सीखना पड़ेगी। तो बेसिक क्या होती है, बेसिक भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है। यानी कि अगर आपको अदर लैंग्वेज सीखने तो सबसे पहले बेसिक लैंग्वेज आपको सीखनी होगी। इसके बाद आगे सी, है ना, C++। ठीक है, ये हो गया। फॉर्ट्रन, ये साइंटिफिक यूज़ के लिए मैंने बताया था, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। कोबल व्यावसायिक यूज़ के लिए, है ना, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। अलगोल क्या हो गया, तो इसका होता है जटिल बीजगणितीय गणनाओं हेतु, यानी जो आपके एल्जेब्रिक वगैरह फंक्शन होते हैं उसके लिए ना। तो एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, ठीक है, एल्गोरिथम को सॉल्व करने के लिए। पास्कल हो गया आपका। ठीक है, इसके बाद कोमल हो गया, है ना। कोमल क्या होता है, इसका था, इसका मैंने लिया था, एक सेकंड रुकिए, मैं देखने की कोशिश करता हूँ आपको। एक सेकंड रुकिएगा, कहाँ गया, एक सेकंड। इसका मैंने लिखा नहीं है, मैं एक सेकंड बता रहा हूँ आपको, है ना, एक सेकंड रुकिएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा था कोमल। तो दोस्तों कोमल जो होती है ना, इसका फुल फॉर्म होता है कॉमन, ठीक है, इससे लेते हैं अपन, चलिए, कॉमन एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। ठीक है, जैसे यहाँ था एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, तो ए एल यहाँ उठ के आ गया ए एल, और CUM से बन गया कॉमन। ठीक है, तो कॉमन एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। इसके बाद लोगो हो गया, है ना, प्रोलोग हो गया, फोर्थ हो गया। ये सारी की सारी क्या है, ये आपकी भाषाएं हैं। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, कंप्यूटर साक्षरता दिवस यानी कि कंप्यूटर लिटरेसी डे कब मनाया जाता है। तो कंप्यूटर लिटरेसी डे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला है, कंप्यूटर का कुंजी पटल क्या कहलाता है। तो कुंजी यानी कि कीबोर्ड, कुंजी से क्या होता है, कीबोर्ड, है ना। इसी को आपको पूछेगा मुख्य पटल क्या होता है। ठीक है, क्या होता है, मुख्य मुख्य पटल क्या होता है। तो मुख्य पटल मैंने इससे पहले आपको बताया था, जो आपका मदरबोर्ड होता है वो मुख्य पटल होता है। क्या होता है, मदर बोर्ड। ठीक है, मदरबोर्ड हुआ आपका मुख्य पटल। स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या है। तो बिट, मैंने बताया ना, सबसे छोटी स्टोरेज माध्यम की इकाई क्या है, तो बिट होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। चलिए, सूचना राजपथ किसे कहा जाता है। तो दोस्तों सूचना राजपथ जो है वो आपका इंटरनेट को कहा जाता है, सूचना राजपथ। कंप्यूटर में असेंबलर का कार्य क्या होता है। तो मैंने बताया था, इंटरप्रेटर होता है, असेंबलर होता है, कंपाइलर होता है। तो असेंबलर का काम होता है असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में बदलना। परम 10,000 क्या है, तो भारत में निर्मित क्या है, सुपर कंप्यूटर है। कौन, परम 1000। ठीक है, तो परम सीरीज कौन बताता, कौन बनाता है, तो सीडैक पुणे आपका परम सीरीज बनाती है। चलिए अगला देख लेते हैं हम दोस्तों। चलिए यहाँ पे आगे देखिए, किस भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है। तो दोस्तों जो कॉमन कोवल है, यानी कि कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, यानी आप बिजनेस करना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स आप इसी में बनाएंगे ना। आपको बिजनेस करना है, सबसे ज़्यादा डॉक्यूमेंट कहाँ आवश्यकता पड़ेगी, कोवल में पड़ेगी ना। तो सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन किस भाषा में है, कोवल में। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं दोस्तों, कंप्यूटर ग्रिड क्या होता है। तो दोस्तों एक सॉफ्टवेयर अवसंरचना होती है जिसमें कई अभिकलन प्रतिष्ठान जुड़े होते हैं। तो कंप्यूटर ग्रिड क्या होता है, एक जाल होता है जिसमें सॉफ्टवेयर अवसंरचना होती है, कई अभिकलन या प्रतिष्ठान जुड़े होते हैं। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है। तो दोस्तों जो वॉन न्यूमैन थे ना, इनका सबसे सर्वाधिक योगदान है कंप्यूटर के विकास में। ठीक है, देखिए बनाया किसने था, चार्ल्स बेबेज ने, बट सबसे ज़्यादा जो योगदान दिया वो जॉन वॉन न्यूमैन ने दिया था। ठीक, चलिए अगला हम क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, फॉर्ट्रैन, अल्गोल, पास्कल आदि भाषाओं को सिखाने के लिए किस भाषा को नींव का पत्थर जो है वो कहा जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि बेसिक भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है। ठीक है, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में बनाते हैं। तो भाई सबसे छोटी यूनिट क्या है, बिट। तो बिट में ही नापेंगे ना कंप्यूटर शब्द की लंबाई। सारे कंप्यूटर में लागू होने वाली भाषा एक ही आंसर देना, मशीनी लैंग्वेज। भाई कंप्यूटर तो मशीन ही है ना आखिर, तो बस मशीनी लैंग्वेज उसमें इस्तेमाल होगी, सीधी सीधी बात है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है वह निष्पादित करता है कहलाती है। तो उसे हम बोलते हैं मशीनी लैंग्वेज। तो मशीन लैंग्वेज समझता है कंप्यूटर, है ना, उसे ही वो क्या करता है, एग्जीक्यूशन करता है। कौन मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे तेज गति वाला कंप्यूटर होगा। तो दैट इज क्वांटम कंप्यूटर। ठीक है, तो क्वांटम कंप्यूटर आने वाले हैं भविष्य में, जो कि हमारी बिल्कुल हूबहू नकल करेगा। सॉरी, जैसे आपने देखा हुआ आयरन मैन मूवी हो गई, या जो मार्वल्स की मूवी आती है ना, वहाँ पर क्वांटम कंप्यूटर की थ्योरी लगाई जाती है। ठीक है, एवेंजर्स हो गई आपकी, उसमें क्वांटम कंप्यूटर की जो टाइम मशीन होती है ना, उसमें क्वांटम कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। ठीक है,
एप्पल क्या है दोस्तों, तो एप्पल एक चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर है, यानी कि फोर्थ जनरेशन का क्या है, एक कंप्यूटर है एप्पल आपका। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसका। चलिए आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट का निर्माण किसने किया था, तो दोस्तों जैक किल्बी तथा जो रॉबर्ट नोई थे, इन्होंने आईसी का निर्माण किया था। और आईसी कहाँ यूज होते हैं, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में। फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब, सेकंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड में आपका आईसी, चौथे में वीएलएसआई यूएलएसआई, पांचवें में आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। प्रथम व्यवसायिक माइक्रो कंप्यूटर यानी कि कमर्शियल माइक्रो कंप्यूटर कौन सा था, तो वो था एप्पल द्वितीय। एप्पल सेकंड जो था वो फर्स्ट कमर्शियल माइक्रो कंप्यूटर था। सी डॉट का पूर्ण रूप क्या है, इसका पूर्ण रूप था सेंटर फॉर डेवलपमेंट्स ऑफ टेलीमेटिक्स। क्या होता है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट्स ऑफ टेलीमेटिक्स। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए डीटीपी का पूर्ण रूप क्या होता है, तो दोस्तों जो डीटीपी है इसका पूर्ण रूप होता है, काफी इंपॉर्टेंट है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। क्या होता है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। फैक्स का पूर्ण रूप क्या होता है, तो फार अवे जेरोक्स जो है ये आपका फैक्स का पूर्ण रूप होता है। असेंबली भाषा और मशीनी भाषा किस स्तर की भाषा है, तो ये निम्न स्तर की भाषा। ठीक है, ऊपर मैंने आपको हाई लेवल बता दी, नीचे लो लेवल बता दी। कौन कौन सी, एक तो असेंबली भाषा और एक मशीनी भाषा। सारी भाषाओं को मैंने बता दी कौन सी भाषा क्या होती है, किसका क्या यूज होता है, किसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो अब आप लैंग्वेज में गलती मत करिएगा। चलिए भैया अगला देख लेते हैं हम। लो, आ गया भैया लो। कैलकुलेटर का आविष्कार किसने और कब किया, तो सन 1642 में ब्लेज पास्कल के द्वारा किया गया था। कैलकुलेटर का आविष्कार कब किया गया था, 1642 में। किस, और ये क्या था, एक फ्रांसीसी था। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमारी जो क्लास है वो कंप्लीट हो गई है। और इसका पीडीएफ वगैरह आपको कहाँ मिल जाएगा, तो पीडीएफ वगैरह आपको द एग्ज़ाम हेल्पर के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन कर लेना। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, इसको भी कर लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगली नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।